हेलो बच्चों, वेलकम बैक। दिस इज लेक्चर नंबर 6 ऑफ द सर्कुलर डायनेमिक सर्कुलर मोशन ना। और हम ये छठा लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं डायनेमिक सर्कुलर मोशन का। इसके अंदर हमारा फर्स्ट जो है वो है रोटर, डेथ ऑफ वॉल। रोटर की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? रोटर की बात कर रहे हैं। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर एक रोटर है। अगर मैं और थोड़ा बड़ा करके बनाऊं इस रोटर को, तो मैं इस रोटर को इस तरह से बना सकता हूँ, बड़ा करके। देखो बच्चों, सिलेंडर नहीं आएगा इस पे, चलो कोई नहीं, ये थोड़ा बड़ा करके देख रहे हैं अपन। ठीक है, यहां पर एक पार्टिकल है आपके पास, ये वाला। अब क्या हो रहा है, ये जो आपका सिलेंडर है ये रोटेट कर रहा है इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट। ठीक है, रोटर कैसे रोटेट कर रहा है? वर्टिकल एक्सिस के अबाउट। ये इसकी वर्टिकल एक्सिस मान लेते हैं अपन, ये वाली वर्टिकल एक्सिस है। इसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है किसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा से, एंगुलर फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, दिख रहा है सब बच्चों को बहुत क्लियरली? कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखो बच्चों, ये जो आपका ये एक ऑब्जेक्ट है यहां पर चिपका हुआ है। जैसे अगर हम बात करें, एक वॉशिंग मशीन है और वॉशिंग मशीन कुछ इस तरह से घूम रही है, ड्रम उसका ऐसे घूम रहा है, तो जो कपड़े होंगे कहां चिपक जाएंगे? इनर सरफेस ऑफ द सिलेंडर, यानी कि ड्रम होगा उसकी इनर सरफेस पे चिपक जाएंगे। और क्या करेंगे? घूमेंगे। ठीक है क्या? बिल्कुल इस तरह से वो रोटेट कर रहे होंगे। अच्छा, जब भी बच्चों इस तरह की सिचुएशन आएगी तो हमें पता है फ्रिक्शन कहां लगेगा? ऊपर की, क्योंकि एमजी कैसा होगा नीचे, तो इसकी कहां फिसलने की टेंडेंसी होगी? नीचे की हो। तो फ्रिक्शन कैसे लगेगा? ऊपर की हो। तो अगर अपन बात करें कोई ग्राउंड फ्रेम के अंदर कोई ऑब्जर्वर खड़ा है, कहां खड़ा है बच्चों? ग्राउंड फ्रेम पे कोई ऑब्जर्व खड़ा है, वो इसको वॉच करता है, इसको वॉच करता है। तो अपन कैसे लिखेंगे? फ्रॉम द ग्राउंड फ्रेम, फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम। अगर हम ग्राउंड फ्रेम से बात करते हैं तो ग्राउंड फ्रेम से क्या लिखोगे आप लोग, बताओ मुझे? ग्राउंड फ्रेम से लिखेंगे सर हम, क्योंकि ग्राउंड फ्रेम ये ऑब्जर्व कर रहा है, ग्राउंड ऑब्जर्वर ये ऑब्जर्व कर रहा है कि वो सर्कल कर रहा है। क्या कर रहा है? सर्कल। सो फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स क्या मिलेगा हमें? सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, कौन देगा? सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा वो कौन देगा बच्चों? सर, सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय, सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय व्हाट फोर्स? नॉर्मल रिएक्शन। और सेंट्रीपिटल कितना होगा? mv स्क्वायर बाई आर। ये सेंट्रीपिटल होगा। ये किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? सेंट्रीपिटल किसके बराबर हो जाएगा? ढंग से देखो। सेंट्रीपिटल जो बराबर होगा आपका वो किसके होगा? दैट सेंट्रीपिटल विल बी इक्वल टू mv स्क्वायर आर, या m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं पहली इक्वेशन, दैट ये m ओमेगा स्क्वायर आर जो होगा वो हमें कौन प्रोवाइड करेगा? नॉर्मल रिएक्शन। कुछ ज्यादा हो रहा है क्या बच्चों? ये ऑटोमेटिकली पेन कैसे एक्सेप्ट कर रहा है ना, देखो, कभी ये नीला बन रहा है, कभी ये पीला बन रहा है। चलो देखते हैं, कोई बात नहीं। तो नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर होगी? ये देखो, m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन। और फ्रिक्शन किसके बराबर है बच्चों? यहां पर mg के बराबर फ्रिक्शन। और ये फ्रिक्शन का वैल्यू होगा वो हमेशा छोटा होगा या बराबर होगा किससे? म्यू इनटू एन से, है ना। तो क्या हम यहां से सारी चीजों को जस्टिफाइड कर सकते हैं? बिल्कुल, यही सिचुएशन हमें कैलकुलेट करनी होगी हमेशा क्वेश्चन के अंदर। सबको समझ में आई मेरी बात? फिर समझते हैं। ये आपका एक ड्रम है, रोटर है। अगर ये ड्रम है तो इस पे जो भी कोई ऑब्जेक्ट है इनर सरफेस से चिपक गया है, जो इनर सरफेस चिपका हुआ ऑब्जेक्ट है उसका एमजी कैसा लग रहा है? वर्टिकल डाउनवर्ड्स, एफ ऊपर की ओर। और नॉर्मल रिएक्शन कैसे लग रहा है? टुवर्ड द सेंटर। ठीक है, और जो नॉर्मल रिएक्शन है वही हमको क्या दे रहा है? सेंट्रीपिटल, क्योंकि ग्राउंड फ्रेम से बात कर रहे हैं। एन इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर। और जो फ्रिक्शन है किसको बैलेंस कर रहा है? एमजी को। लेकिन फ्रिक्शन कौन सा है? स्टैटिक, जिसका वैल्यू हमेशा छोटा या बराबर होगा किसके? म्यू एन। ठीक है, ग्राउंड फ्रेम से। ये हमने कौन सी फ्रेम से ऑब्जर्व कर रहे हैं? ग्राउंड फ्रेम। ये फर्स्ट है ग्राउंड फ्रेम। यहीं पर अगर मैं सेकंड बना लूं बच्चों सेकंड यहीं पे बना लेता हूं मैं। और कौन सा फ्रेम लेता हूं मैं? रोटर फ्रेम। तो अपन एक स्पाइडरमैन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं बच्चों? स्पाइडरमैन, जो कि यहीं पे चिपक गया है। स्पाइडरमैन चिपक गया यहां पर ऐसे, स्पाइडरमैन। अब इस स्पाइडरमैन से पूछते हैं, बताओ भाई स्पाइडरमैन ये क्लॉथ क्या कर रहा है? तो वो बोलेगा, तो ये कौन सी फ्रेम होगी बच्चों? नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब हम बात कर रहे हैं स्पाइडरमैन के रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू स्पाइडरमैन। और स्पाइडरमैन कहां है आपका? स्पाइडरमैन चिपक चुका है किसके साथ?
दैट फ्रॉम ड्रम, ड्रम के साथ चिपक गया है। अब ड्रम भी रोटेट कर रहा है और आपका अंदर वाला ब्लॉक भी रोटेट कर रहा है, तो दोनों एक साथ रोटेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू दैट स्पाइडरमैन ब्लॉक इज एट रेस्ट। अगर ये रेस्ट पर है तो हम क्या लिख सकते हैं, तो क्या बच्चों मुझे एक सीडो फोर्स दिखाना चाहिए इस पे अंदर की ओर, बाहर की ओर। ये कितना हो जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो अब यहां से क्या लिखेंगे बच्चों अपन, एन इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर, और फिर वही फ्रिक्शन जो होगा वो किसके बराबर होगा, कौन सा फ्रिक्शन है, लिमिटिंग है, म्यू इनटू एन, लिमिटिंग फ्रिक्शन। और जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन है वो किसके बराबर है, mg के बराबर है, और वो छोटा है किससे या बराबर है किससे, म्यू इनटू एन से। तो बच्चों रोटर में आपको इस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच करना है, रोटर में ध्यान रहे, है ना, इस तरह से अप्रोच करना है। अगर हम नॉन इनिशियल फ्रेम में जाएं, यानी कि हम खुद चिपक जाएं किसके साथ, ड्रम के साथ, तो हम ये देखेंगे कि जो क्लॉथ है या फिर जो आपका ब्लॉक जो इनर मोस्ट सरफेस पे चिपका हुआ वो रेस्ट पे रहेगा। ठीक है। चलो अब देखो कैसे क्वेश्चन आएंगे, देखते हैं इसमें आगे। अ पर्सन विद अ मास ऑफ m किलोग्राम स्टैंड्स इन अ कॉन्टेक्ट अगेंस्ट द वॉल, अगेंस्ट द वॉल। ठीक है, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको, अगेंस्ट द वॉल। ठीक है, ठीक है, अगेंस्ट द वॉल। ओके, stands in contact against the wall of the slender drum of radius small r, rotating with the angular velocity omega. The coefficient of friction between the wall and the clothing is mu. The minimum rotation speed of the cylinder which enables the person to remain stuck to wall when the floor is suddenly removed. ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन वही बन गया हम लोगों का। अगर मैं एक नया पेज ले लूं, यहां पर क्या है, ये आपका एक सिलेंडर बना लिया अपन ने, ठीक है, ये अपन ने क्या बना लिया, सिलेंडर, ड्रम बना लिया, ऐसे एयर ड्रम रोटेट कर रहा है ऐसे, ये एक ड्रम हो गया, ठीक है, और ड्रम के ऊपर यहां पे कोई पर्सन खड़ा है, यहां खड़ा है ड्रम पे। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक बार दोबारा से देखते हैं। अ पर्सन विद अ मास ऑफ m स्टैंड इन कॉन्टेक्ट अगेंस्ट द वॉल ऑफ द सिलेंडरिकल ड्रम of the radius small r rotating with the angular omega. The coefficient of friction between the wall and the clothing is mu. अब जो यहाँ पे clothing गलत लिख दिया ना, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं man, a person. This is your person. तो यहाँ पर हम इसको person बनाते हैं। clothing कैसे आएगा, person ही आएगा यहाँ पे ना, ये अपन person बनाते हैं, is mu, मतलब person के और उसके बीच में जो friction है वो कितना है, mu, person, ठीक है, that is your mu. That is person. Person is mu. The minimum rotation speed of the cylinder which enables the person to remain stuck to the wall when the floor is suddenly removed. When the floor is suddenly removed. तो बच्चों अपने पास थीम यही बन रही है, हाँ ना, समझ के चलें कि आपका जो मैन है वो यहां स्टक कर रहा है, यहां पर मैन स्टक कर रहा है ऐसे, ठीक है, ये स्टक हो गया है ऐसे, इस तरह से देखो, बिल्कुल छूटा हुआ ऐसे ऐसे स्टक कर रहा है, और ये ड्रम घूम रहा है किससे, ओमेगा से, ठीक है ना। तो बात वही आगे बच्चों से, क्लॉथ वाली कंडीशन हम देखी थी, क्लॉथ वाली, तो क्या यहीं से शुरुआत मुझे ये कर देना चाहिए कि इस पर नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगेगा, इस तरह से नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, इस पर फ्रिक्शन कैसे लगेगा, ऊपर की ओर, और एमजी कैसे लगेगा, नीचे की ओर, ठीक है क्या। अब ग्राउंड फ्रेम से देखो या फिर नॉन इनिशियल फ्रेम से देखो, अगर नॉन इनिशियल फ्रेम से देखोगे तो इस पर क्या लगा देना है, मुझे सीडो लगा देना है, ये एक सीडो लग गया, जो कितना होगा, एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, मान लेते हैं इसका आर रेडियस जो हमें दिया हुआ है, सही है। तो बच्चों अगर अपन देखें तो सबसे पहले एन इज इक्वल टू क्या होगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर, बैलेंस कर रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को, और फ्रिक्शन किसको बैलेंस कर रहा है, फ्रिक्शन ऊपर लग रहा है, फ्रिक्शन बैलेंस कर रहा है किसको, एमजी को। लेकिन वही बात वापस, फ्रिक्शन जो है वो स्टैटिक है, और इसकी जो वैल्यू होगी स्टैटिक की वो हमेशा क्या होगी, छोटी होगी या बराबर होगी किससे, दैट विल बी स्मॉलर और इक्वल टू व्हाट, म्यू इनटू एन, जो कि लिमिटिंग है हमारा। इसका मतलब mg शुड लेस देन इक्वल टू व्हाट, म्यू इनटू एन, और एन तो ऊपर से लिख सकते हैं हम कितना है, एम ओमेगा स्क्वायर आर, तो mg शुड लेस देन इक्वल टू व्हाट, म्यू इनटू एम ओमेगा स्क्वायर आर,
सो दैट मीन्स एम से एम गया, तो इसका मतलब लिख सकते हैं म्यू शुड ग्रेटर देन और इक्वल टू जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर आर या फिर म्यू मिनिमम वैल्यू शुड बी इक्वल टू व्हाट, जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर आर, जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर इंटू आर या स्मॉल आर, जैसा भी लिखना चाहो। बच्चों हम डायरेक्टली, मैंने आपको कभी भी बोला जब भी फ्रिक्शन में मिनिमम मैक्सिमम पूछा जाता है, मिनिमम और मैक्सिमम पूछा जाता है फ्रिक्शन में, देन आई ऑलवेज यूज टू राइट व्हाट, लिमिटिंग वैल्यू। तो हम क्या लिखते हैं बच्चों हमेशा, वी ऑलवेज राइट टू यूज लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। तो ये इक्वल टू और लेस देन का साइन लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है आपको, सीधा लिखो। क्या लिखें सीधा, कि ऊपर लग रहा है आपका म्यू इंटू एन और नीचे लग रहा है कौन, एम जी, ये लग रहा है आपका नॉर्मल रिएक्शन एन और इधर लग रहा है आपका कौन, एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। और क्योंकि रेस्ट पर है, बिकॉज वी आर इन विद रिस्पेक्ट टू द फ्रेम, यानी कि यही हमारा स्पाइडरमैन चिपका हुआ है यहीं पर कहीं पर उसके रेस्पेक्ट में जा रहे हैं, तो हम बोल देंगे सीधा सीधा एन विल बी इक्वल टू व्हाट, एम ओमेगा स्क्वायर आर एंड म्यू एन इज इक्वल टू व्हाट, एम जी, एंड दैट इज म्यू इंटू एम ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल टू व्हाट, एम जी। सो दैट म्यू मिनिमम, बिकॉज मैं बोल चुका हूं पहले, जब भी मिनिमम आएगा आप सीधा ही लगाओ, दैट जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। सो दैट इज योर करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। तो बच्चों ड्रम वाले क्वेश्चन में हमको ऐसे ही अप्रोच करना है हमेशा, ठीक है क्या? आगे देखते हैं। अ स्मूथ वायर इज बेंट इनटू अ वर्टिकल सर्कल ऑफ रेडियस ए. A bead P can slide smoothly on the wire. The circle is rotated about the diameter AB ds axis with a speed of omega as shown in the figure. दिख रहा है आपको? The bead P is at rest with respect to the circular ring in the position shown. Then omega square is equal to. तो बच्चों अब थोड़ा डिफरेंट वैरायटी का क्वेश्चन है। यहां पर हमने क्या किया है, हमने एक बीड बनाया है, ठीक है क्या बच्चों? क्या बनाया हमने एक वायर का सर्कल बनाया है। हमने क्या करा है, वायर का सर्कल बनाया है, वायर का सर्कल बनाया है कुछ इस तरह से। हमने एक वायर का सर्कल बनाया है कुछ इस तरह से, ऐसे कुछ इस तरह से एक सर्कल बनाया हमने, ठीक है, ऐसे सर्कल बनाया है, ठीक है। इसमें एक हमने बीड लिया है यहां पर, देखो आप दिखाता हूं डायग्राम दोबारा से मैं आपको, ये, और वो बीड जो है वो a/2 के सर्कल में रोटेट कर रहा है और इसका रेडियस a है। तो बच्चों अगर मैं देखूं तो बीड में यहां ले रहा हूं, यहां पर एक बीड है आपका, ऐसा बीड समझते हैं, मोती मान लो, मोती, एक मोती को मैंने यहां ले लिया इस तरह से, ये मोती एक, और ये मोती जो है वो इस वाले सर्कल में सर्कुलर मोशन कर रहा है, इस वाले में, है ना, इस वाले में वो एक सर्कुलर मोशन कर रहा है, ऐसा, ये वाला पाथ है इसका, ये इसमें ऐसे सर्कल कर रहा है, ठीक है। और ये जो रेडियस है हमको दिया है वो है हमारा a/2। ये हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसमें आपका सर्कल रोटेट, आई मीन से ये पूरा सर्कल ऐसे रोटेट कर रहा है, पिंजरा मान लो, एक सर्कुलर पिंजरा है ऐसे, और ये कुछ इस तरह से रोटेट कर रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो बच्चों ये हमारा रेडियस हो गया, ये वाला, ये हमारा a है, ठीक है, और ये एंगल मान लेते हैं थीटा है इसके अबाउट रोटेट कर रहा है ओमेगा से, डायमेट्रिकल के अबाउट, और ये बीड रेस्ट पर है, किसके अबाउट रेस्ट पे है, इस फ्रेम के अबाउट रेस्ट पे है, या कह सकता हूं अगर ग्राउंड फ्रेम से देख रहा हूं तो ग्राउंड फ्रेम से कैसे दिख रहा है वो, इस वाले सर्कल के अंदर, हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सर्कल। तो मतलब बच्चों ये क्वेश्चन जो बन गया वो सीधा सीधा क्या हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन बन गया? बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। यानी कि जो एंगुलर वेलोसिटी इसकी है क्या वही एंगुलर वेलोसिटी इसकी भी हो गई? हाँ सर, बिकॉज एक साथ एक पूरा सर्कल कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो क्या बच्चों मैं बोल सकता हूं यहां से, मैं बोल सकता हूं यहां से क्या यही नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन होगा? किसी को कोई दिक्कत नहीं हो तो नहीं होगा सर, क्यों? क्योंकि सर जो नॉर्मल रिएक्शन होता है वो हमेशा टुवर्ड द सेंटर होता है, बिल्कुल सही बात है। तो क्या बच्चों यहीं से हमको समझ में आ गया? क्या हमने ऐसे क्वेश्चन पहले भी किए हैं कि नॉर्मल रिएक्शन से अगर कोई फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन अगर है और हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन हो रहा था, क्या वो नॉर्मल रिएक्शन उसको सेंटीमीटर फोर्स देगी, क्योंकि इसी का कंपोनेंट कहां जाएगा? सेंटर की ओर। और ये कितना बनेगा आपका? n cos थीटा, और ये कंपोनेंट कितना बनेगा? n sin थीटा। क्या n sin थीटा इस mg को बैलेंस करेगा? बिल्कुल। और अगर मैं इनर्शियल फ्रेम से देख रहा हूं, यानी कि ग्राउंड के फ्रेम में देख रहा हूं,
तो क्या ये एन कॉस थीटा इसको सर्कल देगा? और अगर मैं यहीं पर एक स्पाइडरमैन को चिपका के बैठ जाऊं तो क्या इस पे एक सेंट्रीफ्यूगल लगेगा? बिल्कुल सही बात है। और सेंट्रीफ्यूगल कितना होगा? इसका मास ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, और आर कौन सी वाली की? जिसमें वो सर्कल कर रहा है। तो चाहो तो आप इनर्शियल से सॉल्व कर लो। तो एन कॉस थीटा क्या देगा बच्चों आपको? यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स, यहां पर देगा आपको सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है हमेशा? एम वी स्क्वायर अपॉन आर, एम ओमेगा स्क्वायर आर। और आर कितना इसका? a/2। तो एन कॉस थीटा कितना हो गया यहां से? एम ओमेगा स्क्वायर इंटू a/2। सिंपल चीज, ठीक है। अच्छा, और एन साइन थीटा जो होगा किसको बैलेंस करेगा? वो mg को बैलेंस करेगा। देखो एन साइन थीटा mg को बैलेंस करेगा। क्यों? क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा है। वर्टिकल में तो इक्विलिब्रियम है ना। ग्राउंड से देख रहे हो तो आप क्या देख रहे हो? हॉरिजॉन्टल सर्कल मोशन, यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन तो नेट फोर्स 0 है। तो दोनों को डिवाइड कर लो, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 दोनों को डिवाइड कर लो। तो कॉट थीटा क्या आ गया आपका? कॉट थीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर a/2g। अब थीटा मेंशन करो यहां से। तो कॉस थीटा क्या हो गया बच्चों? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस हो गया a/2 और हाइपोटेनस हो गया a। तो थीटा हो गया आपका यहां से 60 डिग्री। तो ये बन गया आपका कॉट 60 डिग्री। और कॉट 60 डिग्री कितना होगा? tan 60 डिग्री होता है √3, तो ये हो गया 1/√3। अब निकालना क्या था इस प्रश्न में हमें को? देखो मिनिमम ओमेगा, सॉरी नॉट मिनिमम होगा, ओमेगा पूछ रहा था हमसे। तो ओमेगा कितना होगा? तो ओमेगा स्क्वायर a/2g इज इक्वल टू व्हाट? 1/√3, ठीक है। तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2g अपॉन √3a। तो ये होना चाहिए हमारा ओमेगा स्क्वायर। दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपको ऑप्शन? हाँ सर दिख रहा है हमको, ये वाला ऑप्शन दिख रहा है। तो इसका मतलब हमारा राइट ऑप्शन कौन सा है बच्चों? बी। चले आगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कह रहा है। ये एक और क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है लेकिन है आसान, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। क्या कह रहा है बच्चों? देखो, अ ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m इज प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ द स्मूथ वेज ABC. Wedge is rotated about an axis passing through the C as shown in the figure. The minimum value of the angular speed omega such that the block does not slip. Does not slip. लेकिन आप यहां देखना, आपको फ्रिक्शन नहीं दिया है कहीं ना कहीं आपको स्मूथ वेज दिया है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब बताओ बच्चों, फिर वहीं आ जाते हैं। क्या ये जो है, अगर मैं अलग से क्वेश्चन इसका डायग्राम बना लूं, मैं अलग पेज पे तो अच्छा रहेगा आपको समझाने के लिए। तो मैं एक अलग पेज पे एक डायग्राम बनाता हूं इसका। अलग पेज पे एक डायग्राम बना लेते हैं। तो कुछ इस तरह से आपका एक ट्रायंगल है, ठीक है, और इस पर एक ब्लॉक रखा गया है आपका। एक ब्लॉक यहां रखा है। इस तरह से एक ब्लॉक हमने रख रखा है, m मास का एक ब्लॉक है, ठीक है। और क्या कर रहा है ट्रायंगल? ढंग से देखो, ये अपनी वर्टेक्स के अलोंग, इस एक्सिस के अलोंग सर्कल कर रहा है। इसका लेंथ हमें l दिया हुआ है और एंगल थीटा दिया हुआ है, ठीक है। तो आगे बढ़ जाते हैं। तो ये लेंथ हमें स्लांट लेंथ इसका l दिया, हाइपोटेनस दिया है इसका, और इस एक्सिस के अबाउट वो क्या कर रहा है? ओमेगा से सर्कल कर रहा है, ओमेगा से, ठीक है। तो अगर अपन देखें तो ये जो ये ब्लॉक है, ये फिसल नहीं रहा भाई, ये फिसल नहीं रहा है। अगर ये फिसल नहीं रहा है तो क्या बच्चों ये इस सर्कल के अबाउट, क्या ये इस सर्कल के अबाउट सर्कुलर मोशन कर रहा है? बोलो हाँ ना। बिल्कुल सर, सही कह रहे हो आप। जिसका रेडियस क्या बनेगा? ये r, ये बनेगा। बिल्कुल सही बात है, इसका रेडियस ये r बनेगा, ठीक है, जो कि आपको दिख भी रहा है। ये किसके बराबर हो जाएगा? ये इसी के बेस के बराबर हो जाएगा मान लें। और अगर ये l है तो r बराबर क्या होगा? r इज इक्वल टू l cos थीटा, ये इसका बेस, क्योंकि ये बेस ही रेडियस के बराबर है, ठीक है, बेस। तो यहां से पता चल गया r इज इक्वल टू किसके हमारे पास? l cos थीटा। समझ में आ रहा है सब बच्चों को? r इज इक्वल टू l cos थीटा। अब आराम से देखो कौन से फोर्स कहां कहां लग रहे हैं। तो बच्चों मैं क्या बोल सकता हूं, इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। क्या लग रहा है? एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। क्या वो नॉर्मल रिएक्शन हमेशा परपेंडिकुलर सरफेस लगता है? यस सर। एंड क्या ये जो एंगल बनेगा वो थीटा बनेगा? बिल्कुल सर। तो क्या जो सेंटर की ओर फोर्स जाएगा वो एन साइन थीटा जाएगा? यस सर। और जो क्या एक ऊपर की ओर फोर्स लगेगा वो एन कॉस थीटा लगेगा? यस सर। और क्या एन कॉस थीटा एम जी को बैलेंस करेगा? बिल्कुल सही है,
बिल्कुल सही है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, एक सर्कुलर मोशन कर रहा है जो कि हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन है। तो बच्चों क्या लिख दूं वापस, एन साइन थीटा बैलेंस करेगा किसको, या गिवन करेगा किसको, अगर मैं ग्राउंड फ्रेम से देख रहा हूं तो सेंटीपिटल फोर्स को गिवन करेगा। सेंटीपिटल फोर्स क्या होगा हमेशा, एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो एन साइन थीटा तो हो गया आपके पास एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एल कॉस थीटा, ठीक है। और यहीं से एन कॉस थीटा हो गया आपके पास एम जी। अब दोनों को डिवाइड कर दो, तो टैन थीटा इज इक्वल टू, है ना, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। एम ओमेगा, एम से एम कट जाएगा, ओमेगा स्क्वायर एल बाई जी कॉस थीटा। अब निकालना क्या है प्रश्न में देख लेते हैं, क्या बोल रहे हैं आपसे, डज नॉट स्लिप, फाइंड इट्स एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा निकालना है, ठीक है, निकाल लेंगे। तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, इट इज इक्वल टू जी टैन थीटा को लिख सकता हूं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, जी साइन थीटा, कॉस थीटा नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है और एल डिवाइड में जाएगा, एल डिवाइड में जाएगा, ये बन गया। तो यहां से ओमेगा लिख सकते हैं अपन 1 अपॉन कॉस थीटा अंडर रूट ऑफ जी बाई एल इंटू साइन थीटा। बच्चों ये आंसर होना चाहिए, चेक कर लेते हैं अपन अब। तो 1 अपॉन कॉस थीटा नीचे था तो सेक थीटा बन गया, तो इसका मतलब राइट आंसर मेरे ख्याल से ए ही होना चाहिए। एक बार फिर चेक कर लेते हैं, यानी कि 1 अपॉन कॉस थीटा रूट जी एल साइन थीटा, बिल्कुल सही बात है, सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखो अब आराम से। अ कार मूव्स एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑन अ रोड एज शोन फिगर, जैसे कि फिगर दिख रहा है आपको, द नॉर्मल फोर्स बाय द रोड ऑन द ए एंड बी, और कांस्टेंट स्पीड जा रही है बच्चों, किससे जा रही है, आपको क्लियरली मेंशन कर रखा है क्वेश्चन में, मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड, देखो क्लियरली मेंशन कर रखा है, मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड, ठीक है सर। अच्छा, ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। अब देखो थोड़ा इस चीज को हमको मेंशन करना चाहिए था, रोड हैज अ, रोड जो है आपका जो भी दिख रहा है, रोड हैज अ यूनिफॉर्म, रोड हैज अ यूनिफॉर्म रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर एट ए एंड बी, क्योंकि अगर ये नहीं मेंशन किया होगा तो हम इसको जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे आंसर को, ठीक है। अब देखो समझ लो, यहां का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, एन। चलो वैसे नहीं भी मेंशन करता तो हो जाता बच्चों, है ना, आई एम सॉरी, क्योंकि अगर आप ढंग से देखोगे तो उसने ये तो शो कर रखा है बहुत क्लियरली, क्या शो कर रखा है कि बहुत क्लियरली शो कर रखा है कि ए का रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा है, क्योंकि यहां छोटा सर्कल फिट होगा, यहां छोटा सर्कल फिट होगा और यहां पे थोड़ा बड़ा सर्कल फिट होगा, यही तो पढ़ा है हमने। रेडियस ऑफ कर्वेचर सिंपली उस आर्क का रेडियस होता है जो उस पर फिट हो जाए, ठीक है। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि आर ए है और यहां पर क्या है, आर बी, और हम बोल सकते हैं यहां से कि आर बी बड़ा है किससे, आर ए से, ठीक है। अब बच्चों अगर अपन देखें, कार यहां पे मूव कर रही है, कार यहां मूव कर रही है, यहां कार मान लो आप, और दूसरी कार यहां पर है बी पर, ऐसे, तो इस पर नॉर्मल एक्शन कैसे लगेगा, ऊपर की ओर, एम जी कैसे लगेगा नीचे की ओर, और यहां पर भी नॉर्मल एक्शन कैसे लगेगा, ऊपर की ओर, और एम जी कैसे लगेगा नीचे की ओर। ये N1 मान लेता हूं और ये मैं N2 मान लेता हूं, NA, और ये मान लेता हूं मैं NB। तो अब क्या लिखूं बच्चों इसके लिए, mg माइनस NA इज इक्वल टू वॉट, mv स्क्वायर A अपॉन RA, क्योंकि सेंटर कहां है, नीचे की ओर, तो सेंट्रीपिटल कहां लग रहा होगा, नीचे की ओर, टुवर्ड द सेंटर। सेंटर क्या लिखूंगा, mg माइनस NA। हम क्या लिखते हैं भाई, देखो सेंट्रीपिटल फोर्स तो mv स्क्वायर अपॉन आर ही है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, mv स्क्वायर अपॉन आर, विच इज गिवन बाय द एक्सटर्नल फोर्स विच इज नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर। तो टुवर्ड द सेंटर कितना लग रहा है, mg माइनस Na, ठीक है क्या। तो Na कितना हो गया बच्चों यहां से, mg माइनस mv स्क्वायर अपॉन आर ए। यहां पे भी ऐसे लिख सकता हूं बच्चों, mg माइनस nb इज इक्वल टू वॉट, mv स्क्वायर बी अपॉन आर बी, सही है, बिल्कुल सही है। अब दोनों को डिवाइड कर लो, तो ये हो गया आपका एन ए अपॉन एन बी,
दैट इज इक्वल टू एम जी माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन आर ए, क्योंकि दोनों का स्पीड तो सेम है ही सही, एम जी माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन आर बी। ठीक है, अब बच्चों देखो आपको क्या दे रखा है, आर बी बड़ा है किससे, आर ए से। तो अगर आर बी बड़ा है आर ए से तो ये पार्ट इससे छोटा होगा, यानी कि ये पूरा का पूरा डिनोमिनेटर बड़ा होगा। इसकी वजह से एन ए बटा एन बी एक से छोटा होगा, यानी कि एन ए छोटा होगा किससे, एन बी से। समझ में आई गया मेरी बात सबको? फिर समझो, आर बी बड़ा है आर ए से, तो क्या जो सब्ट्रैक्टिंग पावर है वो छोटा हो गया? अगर वो छोटा हो गया तो नीचे वाला पूरा क्या हो गया, बड़ा हो गया। पूरा बड़ा हो गया तो ये पूरा एक्स से छोटा हो गया, यानी कि एन ए छोटा हो गया एन बी से। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों अपना टर्निंग ऑफ अ व्हीकल, इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी कि वाहन की वृत्ताकार गति। कौन सी गति हो गई बच्चों ये, वाहन की वृत्ताकार गति, वृत्ताकार गति। ऑब्वियसली किसी टॉपिक हम किसी भी रोड पर एक वृत्ताकार गति की बात कर रहे हैं किसी भी वाहन के कारण। सबसे पहले देखते हैं अपने पास जो है वो फ्लैट रोड है। फ्लैट रोड, तो मोशन ऑफ अ व्हीकल, मोशन ऑफ अ व्हीकल ऑन अ फ्लैट रोड, ऑन अ फ्लैट सर्कुलर रोड, सर्कुलर रोड, यानी कि हम बात कर रहे हैं किसी समतल वृत्ताकार पथ पर। इस पर गति कर रहे हैं बच्चों अपन, समतल वृत्ताकार पथ पर, वृत्ताकार पथ पर वृत्तीय गति, पथ पर वृत्तीय गति, ये वाला टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। समझना बच्चों ढंग से ना, आपको जैसे डायग्राम बहुत क्लियरली दिखा रखा है, तो क्या ये दिख रहा है कि जो सेंटर की ओर लग रहा है वो एक सेंटीपिटल फोर्स, ऐसा क्यों होगा? सेंटर की ओर ही सेंटीपिटल क्यों लगेगा बच्चों? ऑब्वियसली ऐसे सेंटीपिटल, क्योंकि मान लो ये आपकी कार है, ठीक है, मान लेते हैं ये क्या है बच्चों, आपकी एक कार है, ठीक है, ऐसे एक कार है, ठीक है। ये कार इस तरह से मूव कर रही है सर्कुलर ट्रैक पर। तो बच्चों आपने देखा होगा जब भी रेसिंग होती है तो उस कंडीशन में गाड़ी कहाँ फिसलने की टेंडेंसी रखती है, बाहर की ओर। तो गाड़ी कैसी फिसलने की टेंडेंसी रखती है, बाहर की ओर, ट्रेजेक्ट्री से बाहर की ओर। तो अगर ट्रेजेक्ट्री से बाहर की ओर टेंडेंसी रखती है, बाहर की ओर फिसलने की टेंडेंसी रखती है, तो फ्रिक्शन कैसे लगेगा इस पर, क्योंकि द टायर हैज अ टेंडेंसी टू गो आउटसाइड, देन फ्रिक्शन विल कम इनसाइड। या ऐसे सोचो, कैसे, ड्यू टू द इनर्शिया प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी। स्टार्टिंग में कार आपकी स्ट्रेट जा रही है, ठीक है, तो इनर्शिया इज द व्हाट, स्ट्रेट लाइन प्रोपोगेशन, स्ट्रेट लाइन चलना है उसको, दैट इज द इनर्शिया। बट व्हाट डू यू डू, सडनली यू स्टार्ट टू टेक टर्न। सो व्हाट आर यू डूइंग, यू आर टेकिंग टर्न ऑफ योर, या यू आर बेंडिंग योर स्टीयरिंग, आप अपनी स्टीयरिंग घुमा रहे हो। अगर स्टीयरिंग को घुमा रहे हो सो यू आर इन साइड, आप अंदर की ओर हो, तो अंदर की ओर हो तो जो भी फोर्स आप लगा रहे हो दे आर इंटरनल फोर्स। एंड इफ यू वांट टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ योर कार you required an external force, and that external force can be a friction only, and that's why we can think this way also कि अगर कोई बॉडी घूमना चाहती है तो उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स यानी कोई बाह्य फोर्स लगना चाहिए। एंड बाहर वाला कौन हो सकता है, ओनली एंड ओनली, क्योंकि तू बाहर से धक्का तो मारेगा नहीं गाड़ी को, या कोई आके धक्का तो मारेगा नहीं बाहर को अंदर की ओर, तो इसका मतलब दैट फोर्स मस्ट बी अ फ्रिक्शनल फोर्स। सो ऑब्वियसली व्हेनेवर द बॉडी, व्हेनेवर योर व्हीकल, जब भी आपका व्हीकल एक वृत्ताकार गति में चलने का प्रयास करता है तो उसके अंदर की ओर यानी कि केंद्र की ओर, आपकी गाड़ी के केंद्र, आपकी गाड़ी पर केंद्र की ओर एक फोर्स लगता है जिसका नाम कौन है, सेंटीपिटल। और वो कौन देगा आप बच्चों, फ्रिक्शन, क्योंकि द फ्रिक्शन विल कम टू ओवरकम द टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग ऑफ द टायर। टायर का टेंडेंसी कैसा है, बाहर की ओर फिसलने का। उम्मीद करता हूं चीज समझ में आ रही होगी, फ्रिक्शन क्यों सेंटर की ओर लग रहा है। ओके डन, तो हम बोलेंगे भैया फ्रिक्शन ही हमको क्या दे रहा है, सेंटीपिटल, mv स्क्वायर अपॉन। अब बताओ फ्रिक्शन का नेचर कौन सा है, स्टैटिक, क्योंकि टायर फिसल नहीं रहे, नेचर कौन सा है, स्टैटिक। अगर स्टैटिक है तो दैट स्टैटिक यानी कि mv स्क्वायर अपॉन आर,
मस्ट ऑलवेज लेस देन इक्वल टू म्यू इनटू एन, यानी कि लिमिटिंग छोटा होना चाहिए। और लिमिटिंग कितना है? म्यू इनटू एन लेस देन इक्वल टू एन कितना है? म्यू एम जी। आप देखो ढंग से नॉर्मल रिएक्शन कैसे लग रहा होगा कार पर। अगर मैं कार पे नॉर्मल रिएक्शन लगाऊं तो कैसे लग रहा होगा कार पे नॉर्मल रिएक्शन? कार पे नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा ऊपर की ओर, ये नॉर्मल रिएक्शन है एन। और एम जी कैसा लग रहा है इस पर? नीचे की ओर। एम जी कैसा लग रहा है? नीचे की ओर। तो क्या मैं लिख सकता हूं बच्चों दैट एन इज इक्वल टू व्हाट? एम जी। सो वी स्क्वायर शुड ऑलवेज लेस देन इक्वल टू रूट ऑफ म्यू आर जी। म्यू आर जी, आर क्या है? रेडियस। आर क्या है यहां पर? रेडियस। म्यू आर जी, आर इज द रेडियस ऑफ ट्रेजेक्ट्री, जिस ट्रेजेक्ट्री में सर्कल हो रहा है। तो वी लेस देन इक्वल टू रूट म्यू आर जी। ठीक है, क्या छोटा होना चाहिए। तो ये हटा देते अपन v। तो बच्चों मिनिमम स्पीड क्या हो जाएगी अगर यहां से देखें अपन? मिनिमम स्पीड क्या होगी? सो द मिनिमम स्पीड v मिनिमम दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? बच्चों ये मिनिमम स्पीड कौन सी है? बोलो जल्दी से, ये मिनिमम स्पीड कौन सी है? ये मिनिमम स्पीड वो स्पीड है जिस पर आप बिना फिसले गाड़ी बिना फिसले सर्कुलर पाथ ट्रैवल कर लेगी, बिना फिसले। अगर आप इससे ज्यादा v मिनिमम से ज्यादा वेलोसिटी ले लेते हो, अगर आपका वेलोसिटी क्या होता है? मिनिमम से ज्यादा हो जाता है, तो उस कंडीशन में दैट व्हीकल हैज अ टेंडेंसी टू गो, आपका जो व्हीकल है उसका टेंडेंसी होगा, उसकी प्रवृत्ति हो जाएगी बाहर की ओर फिसलने की। देखा होगा आपने बहुत सारी रेसिंग जो कार्स होती हैं सो कैसे जाती हैं? जूम ऐसे करके फिर टर्न लेती है वो, समझ में आ रही है? आउट ऑफ द ट्रैजेक्टरी थ्रो होती है वो। वाई? बिकॉज ऑफ नॉट प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि आपका स्पीड ज्यादा हो गया किससे? मिनिमम से। ओवरटर्निंग नहीं होगी, इट इज नॉट ओवरटर्निंग, इट इज स्लिपिंग, दैट योर व्हीकल विल स्किड अवे फ्रॉम द सेंटर, दैट्स इट। ओके, आगे बढ़ते तो बच्चों याद क्या रखना है? ऑन अ फ्लैट रॉड, ये मैक्सिमम लिया है मैंने ना, ये गलत लिख दिया मैंने मिनिमम। यहां पे मुझे क्या लेना चाहिए था? मैक्सिमम, क्योंकि लेस देन को इक्वल टू साइन है। मैक्सिमम स्पीड है भाई, मैक्सिमम स्पीड है आपकी मैक्सिमम, नॉट अ मिनिमम, है ना? मैक्सिमम स्पीड। तो ये आपने लिखा है मैक्सिमम स्पीड, इट इज योर मैक्सिमम। इतनी मैक्सिमम स्पीड जाना है आपको इससे ज्यादा जाओगे तो स्लीपिंग होगी, ओवरटर्निंग नहीं, स्लीपिंग। स्लीपिंग मतलब योर जो व्हीकल है दैट विल स्किड आउटसाइड द ट्रेजेक्टरी, बाहर की ओर फिसलेगा। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन देखो, एन अनबैंक्ड कर्व हैज अ रेडियस 60 मीटर, द मैक्सिमम स्पीड at which the car make a turn if the coefficient of steady friction is 0.75। वेरी सिंपल क्वेश्चन कैसे करेंगे बच्चों इसको? वही मैक्सिमम स्पीड क्या होनी चाहिए हमारी? रूट ऑफ म्यू आर जी। आप देखो म्यू कितना है? इट इज 0.75, आर कितना दिया है आपको? 60 मीटर, और जी कितना होता है? 10। कितना हो जाएगा? 1 0 1 0, 2 0 2 पॉइंट्स हट गए। अब ये जगह 6 को मल्टीप्लाई करो 70 से, 5 6 जा 30, 0 7 6 जा 42 एंड 45 450। सो दिस इज योर 450 है ना? म्यू 0.75, आर 60 मीटर एंड जी इज योर 10। 9.8 लेंगे क्या? क्योंकि उससे कुछ मेंशन नहीं किया मुझे जी का, तो 9.8 लेना चाहिए। तो कि आंसर जो आ रहा है आपका वो 21 आ रहा है, जबकि ये 441 होगा 21 पे। तो बच्चों जी को आपको 9.8 ले लेना है, या इसको लिख दूं क्या बच्चों? नियर बाई इक्वल टू में, नियर बाई इक्वल टू 21 है ना? 21 कितना होगा? 441। तो अगर इसको आप 9.8 लोगे आई थिंक आ जाना चाहिए वो, ठीक है? तो 21 मीटर पर सेकेंड, दैट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑन दैट सर्कुलर ट्रैक, यू कैन गो सेफली। ओके, चलो आगे बढ़ जाते हैं। When the road is dry and the coefficient of friction is mu, the maximum speed of the car in the circular path is 10. If the road becomes wet and the mu dash becomes mu by 2, then what is the maximum speed? अब क्या हो रहा है बच्चों? अब आपका मान लो बारिश हो गई है, बारिश होने से क्या होगा? रोड गीला हो जाएगा, रोड गीला होने से क्या होगा?
फिसलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि उस पर फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कम हो जाएगा। तो हम तो जानते हैं कि मैक्सिमम स्पीड जो होती है वो राइटली प्रोपोर्शनल होती है किसके, रूट ऑफ म्यू के। भाई आर और जी तो चेंज हो नहीं रहा है, और म्यू आधा हो गया तो वी मैक्स डैश अपॉन वी मैक्स, एंड दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट, रूट ओवर म्यू बाई 2 अपॉन म्यू. So it is equal to 1 by root 2. So that your maximum speed should be 1 by root 2 times of initial max. And initial कितनी है आपकी 10, तो it is 10 by root 2. और रूट टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 5 रूट 2, और रूट 2 को लिख सकता हूँ 1.4, तो नियर बाय आ जाएगा 7 मीटर पर सेकेंड. तो नियर बाय इज योर 5 रूट 2. दैट डी ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सर्कुलर टर्निंग बाय बैंकिंग ऑफ अ रोड ओनली. अब बच्चों बैंकिंग रोड पे आ गए हम. जैसे आप कभी हिल स्टेशन वगैरह गए हो तो आपने देखा होगा कि जो हिल स्टेशन होते हैं उनके जो रोड होते हैं हल्के से उठे हुए होते हैं. उठे हुए कैसे मैं समझाता हूँ. मान लो ये आपका ट्रैक है, ये फ्लैट रोड है, सीधा रोड है, ठीक है. हम साइड से ऊपर से उठा देंगे ऐसे, ये ऐसे उठ जाएगा हल्का सा. तो अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरह से उठे हुए होते हैं साइड से. समझ में आ रहा है क्या? इसका क्या रीजन है? देखो ऐसे हल्के से उठे. जैसे आपने देखो रेसिंग ट्रैक्स देखे होंगे, रेसिंग ट्रैक्स. तो रेसिंग ट्रैक्स कैसे होते हैं? उठे हुए होते हैं. नहीं तो पार्शलिटी नहीं हो जाएगी, क्योंकि कोई कार अगर सबसे छोटे वाले यानी कि सबसे पास वाले ट्रैक में घूम रही है तो उसका तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा, यानी कि उसका तो सर्कमफेरेंस लेंथ कम हो जाएगा, तो जीत जाना चाहिए. लेकिन उसका सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा? कम. जैसे जैसे ट्रैक पे ऊपर उठोगे उसका सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा होगा, तो उस बार वाली ट्रैक पे जो गाड़ी चल रही है उसका नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा होने की वजह से उसकी ज्यादा स्पीड अचीव कर सकता है. समझ में आ रही है मेरी बात? तो देखो ये एक बैंकिंग रोड दिखा रखा है आप लोगों का ना. अगर मैं ढंग से इस बैंकिंग रोड को देखूं तो यहां पर एक सर्कुलर पाथ दिख रहा होगा आपको ऐसा. समझ में आ रहा है? ये कार जो चल रही है, ये कार ऐसे रोड पे चल रही है, बैंक रोड है, ऐसा ऐसा रोड है बैंक. तो कार आपका पहले तो ऐसे चल रहा था फ्लैट, ये कार हो गया, ये कार हो गया आपका फ्लैट, कार ऐसे जा रहा है. अब उठा दिया ऐसे तो कार ऐसे मूव कर रहा है यूं. समझ में आ रहा है क्या? ट्रैक पर मान लो कार तुम्हारी बाहर की ओर आ रही है ऐसे, लेकिन ट्रैक पर आ रही है तो इस तरह से सर्कल कर रहा है. उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा. तो ये जो एन है, अब वो पहले एन कैसा था? पहले एन ऐसे था. तो ये एन सर्कुलर जब मोशन हो रहा था, अगर मैं आपको दिखाऊं पिछली वाली स्लाइड पर, पिछले वाली स्लाइड पे जाके दिखाऊं तो देखो ये एन का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था. किसके अंदर? सेंट्रीपिटल फोर्स के अंदर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था. लेकिन अब देखो ढंग से यहां पर अगर आप इस वाले में देखोगे तो इसमें एन का एक कंट्रीब्यूशन आ रहा है जो दिख रहा है सीधा सीधा सेंटर की ओर. कितना है वो? एन साइन थीटा. दिख रहा है? एन साइन थीटा सेंटर की ओर, एन साइन थीटा. ये देखो ये वाला कंट्रीब्यूशन दिख रहा है एन साइन थीटा, ये वाला. तो इसका मतलब नाउ एन एडिशनल, पहले तो क्या था? फ्रिक्शन ही था. अब फ्रिक्शन के साथ साथ कौन आ गया? एन साइन थीटा. समझ में आ रही है मेरी बात समझ को बच्चों को? जैसे आपने बाइकर्स देखे होंगे, जब रेसिंग होती है तो बाइकर्स क्या करते हैं? दे टिल्ट देयर सेल्फ डाउनवर्ड्स, अपने आप को डाउनवर्ड झुकाने की कोशिश करते हैं. ऐसे क्यों? मान लो ये बाइकर है ऐसे, ये बाइकर है. अभी देखो इसका नॉर्मल रिएक्शन बाइकर को जब वो सर्कुलर ट्रैक पे जाएगा कोई सेंट्रीपिटल नहीं देगा, ठीक है? केवल फ्रिक्शन ही सेंट्रीपिटल देगा. लेकिन अगर आपने अपने आप को टिल्ट कर दिया, बाइकर ने अपने आप को क्या कर दिया? टिल्ट कर दिया. तो जैसे टिल्ट किया तो इस नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट कहां जाएगा? सेंटर की ओर, जिसकी वजह से उसकी सेंट्रीपिटल फोर्स की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, यानी कि वो अपनी स्पीड को और ज्यादा अचीव कर पाएगा. तो बच्चों अपन अब इसको आगे फॉलो करते हैं. तो ये एन अंदर की ओर हो गया एन साइन थीटा. एन कॉस थीटा ये दिख ही रहा है आप लोगों को, एम जी. अगर मैं देखूं यहां से तो एन साइन थीटा को मैं लिखता हूं एम वी स्क्वायर अपॉन आर और एन कॉस थीटा को लिखता हूं मैं एम जी. एन कॉस थीटा को लिखता हूं मैं एम जी. डिवाइड किया तो टेन थीटा कितना आ गया? टेन थीटा हो गया आपका वी स्क्वायर बाई आर जी. एम सॉरी, थोड़ी खांसी ज्यादा हो रही है. वी स्क्वायर बाई आर जी, और ये हो गया आपका एच बाई जी. एच बाई, तो वी स्क्वायर कितना हो गया बच्चों? एच बाई बी इंटू आर जी. ये एच बाई बी कैसे लिखा मैंने? ये तो समझ में आ गया होगा आपको. टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी.
या चलो मैं इसको बाद में लिख दूंगा, अभी मैं लिखूंगा v, तो कितना आएगा बच्चों, रूट ऑफ आर जी टेन थीटा, ऐसे लिख देता हूं मैं। अब ये टेन थीटा जो है क्या वो लिखा जाएगा, देखो अब टेन थीटा, ये थीटा दिख रहा है, यहां से देखो बेस अपॉन सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टेन थीटा क्या लिखा जाएगा, h बाई बी। बस बच्चों यही थ्योरी आपको याद होना चाहिए। तो जो आपका बैंकिंग रोड होता है उस पर जो बैंकिंग एंगल होता है दैट इज गिवन बाय टेन थीटा एज ए h बाई बी। तो थीटा आपका किसके बराबर हो गया, थीटा आपका हो गया टेन थीटा हो गया आपका h बाई बी, तो थीटा हो गया टेन वर्स h बाई बी। और ये टेन थीटा h बाई बी जो है, टेन वर्स h बाई बी, वो आपका बैंकिंग एंगल है, ये आपका बैंकिंग एंगल है। थीटा इज इक्वल टू टेन वर्स h बाई बी इज योर बैंकिंग एंगल, ठीक है। अब देखो, तो हमने निकाला v का जो आ गया रूट ऑफ आर जी टेन थीटा, आर जी टेन थीटा, समझ में आएगा बच्चों। इसको हम बोलते हैं बुढ़ापे की स्पीड, या ये वो स्पीड होती है, इसको इकोनॉमिकल स्पीड भी बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं बच्चों, इकोनॉमिकल स्पीड, इकोनॉमिकल स्पीड, इकोनॉमिकल स्पीड, आर्थिक चाल, आर्थिक चाल, वाह आर्थिक चाल, इकोनॉमिकल स्पीड। क्यों बोल रहा हूं मैं इसको इकोनॉमिकल स्पीड, क्योंकि इस पर कोई फ्रिक्शन इन्वॉल्व ही नहीं हुआ। देखो ढंग से, क्या यहां हमें सेंट्रीपिटल फ्रिक्शन से मिला है, नहीं, बिकॉज द रियर एंड टियर ऑन द टायर, रियर एंड टियर ऑन द टायर इज जीरो, ऑन द टायर इज जीरो, रियर टियर टायर पे कितनी हो गई है, जीरो। जीर्ण शीर्ण, जीर्ण शीर्ण, सर क्या है ये जीर्ण शीर्ण, जीर्ण शीर्ण शून्य, टायर पर जीर्ण शीर्ण शून्य है, यानी कि बहुत लंबे चलेंगे टायर, खराब ही नहीं होंगे, घिसेंगे ही नहीं। तो इकोनॉमिकल हुई ना बुढ़ापे की स्पीड। मैं इसको क्लास में क्या बोलता हूं बच्चों, बुढ़ापे की स्पीड। क्यों यार, बुढ़ापे में क्या होगा, टाइम ही टाइम होगा, पैसा कम होगा। अरे अगर बहुत कमाया तो बहुत सारा होगा, लेकिन अब क्योंकि कमा नहीं रहे ना, रिटायरमेंट हो चुका है, आराम से एक बढ़िया सा म्यूजिक लगाओ और स्लो ड्राइव करो, दैट इज कॉल्ड व्हाट, इकोनॉमिकल स्पीड। याद रखने के लिए बोल देता हूं, बुढ़ापे की चाल, बुढ़ापे की चाल, बुढ़ापे की वेलोसिटी। समझ में आ रहा है कि बच्चों, क्यों, क्योंकि वहां पे हमको पैसा सेव करना होगा, टाइम बहुत सारा होगा, तो आराम से एंजॉय करते हुए गाड़ी चलाएंगे स्लोली। दैट स्पीड इज v इक्वल टू रूट ऑफ आर जी टेन थीटा, जहां पर कोई फ्रिक्शन इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, जहां पे कोई भी फ्रिक्शन इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। मेरी बात सबको समझ में आ रही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो बच्चों मैं आगे लेके जाऊंगा आपको, जैसे पहले तो ये क्वेश्चन कर लेते हैं। रेलवे ट्रैक इज बैंक्ड फॉर द स्पीड ऑफ v, making the height of the outer h and higher than that of the inner radius. The distance between the rails is d. The radius of the curvature of the track is r. Then, तो बच्चों ये तो वही हो गया ना यार, h by d is equal to what, v square by, सीधा रिजल्ट हो गया। यही तो है, सेम तो चीज हो गई। ये आपकी एक रेल है, ये एक रेल है, लेकिन इस वाली रेल को मैंने थोड़ा ऊपर उठा दिया ठीक है, तो ये बैंक रोड बन गया, बैंक रेल बन गया, बैंक रेल बन गई है। पहले ऐसी थी दोनों पैरेलल, इसको थोड़ा ऊपर उठा दिया, ठीक है। पहले पैरेलल थी, एक ऐसी थी, इसके ऊपर थोड़ा ऊपर उठा दिया, तो ये एंगल हो गया थीटा। तो वही चीज हो गई बच्चों ना, जो अपन अभी स्ट्रक्चर डिस्कस करके आए तो वी स्क्वायर बाई आर जी टेन थीटा, जो किसके बराबर हो जाएगा h बाई डी। h क्या है, दैट इज द हाइट, और d क्या है, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द रेल्स। समझ में आया क्या, ओके। और क्या बोल रहा है, tan गलत है, ये भी सही नहीं है, और ये भी सही नहीं है, तो सही आंसर ये है हमारा h बाई डी। ठीक है बच्चों, तो मैं उम्मीद करता हूँ लेक्चर, क्योंकि ज़्यादा टाइम हो गया, मैं बड़ा लेक्चर नहीं बनाना चाहता, तो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे अगर वेलोसिटी रूट आर जी टेन थीटा से ज़्यादा जाए, वेलोसिटी रूट ऑफ क्योंकि बच्चों जानते हो आप लोग, बिकॉज नाउ अभी तो हम जवान है तो वी रूट आर जी टेन, हम तो बोलेंगे टाइम इज मनी। क्या बोलेंगे हम, टाइम इज मनी। तो हम बोलेंगे सर हमें वो स्पीड से मतलब नहीं है, ठीक है कि अभी हम कमा रहे हैं बढ़िया शानदार, तो अब कमा रहे हैं तो इसका मतलब टाइम कहाँ है हमारे पास, टाइम नहीं है। टाइम बचाने के लिए स्पीड क्या होगी, रूट आर जी टेन थीटा से ज्यादा होगी। जैसे स्पीड रूट आर जी टेन थीटा से ज्यादा होगी, क्या पिक्चर के अंदर सीन आएगा वो अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके बाय, थैंक यू।